यस फ्रेंड्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आगे है, उसमें सब चैप्टर है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स और अब पढ़ रहे हैं मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज में जो हमारा एम है वो है टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस, टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। ये और इसका जो प्रिंसिपल है वो है बैलेंसिंग यानी obtaining balance in a Wheatstone bridge, balancing a Wheatstone bridge। एक Wheatstone bridge में बैलेंस obtain करते हैं हम लोग और उससे एक अननोन रेजिस्टेंस को obtain कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन अगर बात करें तो फिर वो कुछ ऐसी होगी, बेसिकली Wheatstone bridge एक बना लेते हैं, मे बी ये P है, ये Q है, ये रेजिस्टेंस R है, रेजिस्टेंस S है और इधर बैटरी जुड़ी है और इधर वो एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा है बाई डायरेक्शनल वाला जो दोनों तरफ डिफ्लेक्शन दे सकता है। ठीक है, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है और इसका नाम D है। ओके, ये एक ब्रिज जैसा है ना, वैसा ही अब सेटअप हम कहीं और सिमुलेट करते हैं जहां मेजरमेंट्स कर सकें। तो अब हम ऐसा लेते हैं, ये इसकी कंस्ट्रक्शन बता रहा हूं मीटर ब्रिज की। ऐसा ये जो एल शेप है, ये जो स्ट्रिप्स हैं ये कॉपर स्ट्रिप्स हैं। कॉपर यानी जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होती है, तो इनका ओवरऑल रेजिस्टेंस बिल्कुल ही नेग्लिजिबल, कोशिश करते हैं कि नेग्लिजिबल आ जाए। और ये पॉइंट हमारा, इसको हम ए लिख देते हैं और इस पॉइंट को सी लिख देते हैं। तो ए से सी के बीच में एक 1 मीटर लॉन्ग वायर है। ये 1 मीटर लंबा जो वायर है, चूंकि ये 1 मीटर का है इसीलिए इसका नाम है मीटर ब्रिज। ये जो वायर है 1 मीटर लॉन्ग वायर है। ये जो वायर है इस मटेरियल का, इसका वायर की रेजिस्टिविटी हाई रहती है, वही ताकि वॉल्यूम वायर की कम लगे और कोई मतलब नहीं है। मेनली तो इसे मैंगनीज या कॉन्स्टेंटिन अलॉय का बनाते हैं। ये जो वायर है मैंगनीज अलॉय का है और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट और रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट जीरो है। टेम्परेचर के बढ़ने से इसके रेजिस्टेंस पे लगभग कोई फर्क नहीं पड़ता इन अलॉयज का। ओके, ये जो वायर, ये जो पॉइंट ए और सी के बीच में पोर्शन है ना, ये वायर, इस वायर का रेजिस्टेंस P प्लस Q है। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज P प्लस Q। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज P प्लस Q। ओके, अब अगर ये पॉइंट ए है तो हमारे लिए तो ये पॉइंट भी ए ही है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस लगभग जीरो ही है। फिर ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट डी है। ये दो गैप्स हैं, इसे बोलते हैं लेफ्ट गैप। ये लेफ्ट गैप है और ये राइट गैप है। तो लेफ्ट गैप में ये रेजिस्टेंस आर हमने कनेक्ट किया हुआ है, ये रेजिस्टेंस आर है। ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। बेसिकली रेजिस्टेंस बॉक्स से आप इसको इंक्लूड करते हैं सर्किट में। एक्सपेरिमेंटली ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। एनीवे ये एक नॉन रेजिस्टेंस है जिसे हम वेरी कर पाएंगे। ये एक नॉन रेजिस्टेंस है पर वेरिएबल है, हम अपनी मर्जी से इसे वेरी कर सकते हैं। ये राइट गैप में ये अननोन रेजिस्टेंस है S। ये पॉइंट B है तो ये भी B है, ये भी B है क्योंकि यहां से यहां तक तो ये कॉपर स्ट्रिप है, इसका तो रेजिस्टेंस जीरो है। अब B और C के बीच में जोड़ा है S, ये अगर C है तो ये भी C है। नाउ इस गैप में जो रेजिस्टेंस है वो है S। ये है अननोन रेजिस्टेंस, ये अननोन रेजिस्टेंस है और ये पूरा एक एक्सपेरिमेंट में फिक्स्ड रहेगा। यही हमको इसी की वैल्यू पता करनी है। मे बी पंखे के एंड से दो वायर निकाले और यहाँ कनेक्ट कर दिए,
ताकि आप पंखे का रेजिस्टेंस मेजर कर सकें। तो जो कुछ भी यहाँ है ना वही हम यहाँ सिमुलेट करना चाहते हैं। एक R हो गया, एक S हो गया, P और Q कितने कितने हैं वो तो नहीं पता, और ये पूरे वायर का रेजिस्टेंस P प्लस Q है। अब बची बैटरी, तो इस बैटरी को हम यहाँ पर ये जोड़ देते हैं। ये कहाँ जोड़ी है? A और C के बीच में, A और C के बीच में। तो हमने भी A और C के बीच में एक बैटरी जोड़ दी। ये जो सर्किट था वो यहाँ सिमुलेट कर लिया। एक बात बचती है बस B और D के बीच में गैल्वेनोमीटर। तो ये पॉइंट B है, इसको एक बाई डायरेक्शनल गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं, जो कि बोथ साइड्स डिफ्लेक्शन दिखा सके, जिसका कि 0 स्केल के सेंटर पे होता है। और इसको कनेक्ट करते हैं एक ऐसे जॉकी से। ये जो है ना, ये जॉकी है, ठीक है। जॉकी की जो पंच लाइन है वो इस समय आपको अपने आपसे नहीं बोलनी है। हमारे लिए ये एक सॉलिड मेटालिक बस पीस है। इट प्रोवाइड्स अ फ्लोटिंग कॉन्टैक्ट। इट प्रोवाइड्स अ फ्लोटिंग कॉन्टैक्ट। यहां से मैं वायर लाता हूं गैल्वेनोमीटर से, और इसे अपने हाथ में रखता हूं जॉकी को, और मैं बोलता हूं यहां छू दूंगा, यहां छू दूंगा, किसी को भी टच करा दूंगा, बस वही उछक जाएगा। दिस इज अ सॉलिड मेटालिक पीस इस एंड में, और ये फ्लोटिंग कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करता है। हम इसको अपनी मर्जी से यहां भी टच कर सकते हैं, यहां भी टच कर सकते हैं। तो ये पॉइंट है डी। जॉकी प्रोवाइड्स स्लाइडिंग और फ्लोटिंग कॉन्टैक्ट। फ्लोटिंग कॉन्टैक्ट। पॉइंट डी इज वेरिएबल। पॉइंट डी इज वेरिएबल। ये पूरा का पूरा जो सेटअप यहां था ना वो हमने यहां एस्टेब्लिश कर लिया। ये मीटर ब्रिज है, ठीक है। अब हिट एंड ट्रायल से ये तो फिक्स कर लिया हमने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप में, ये तो फिक्स कर लिया, और ये तो खैर अननोन है ही, इसको हम चेंज कर भी नहीं रहे। अब एक्सपेरिमेंटली हिट एंड ट्रायल से जॉकी को आप कभी यहीं टच करते हो, कभी यहां टच करते हो, और डी पॉइंट ऐसा ऑब्टेन कर लेते हो जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो। तो लिख दीजिए, बाय हिट एंड ट्रायल पॉइंट डी इज लोकेटेड सच दैट देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। मैंने तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहीं बोर्ड पे लिख दी थी। जब आप एग्जाम में डायग्राम बनाएंगे अगर 12th बोर्ड में, तो फिर वो बस ऐसा डायग्राम बनाएंगे, यहाँ इसमें कोई लेबलिंग नहीं चाहिए ज़्यादा। अब हमारा ये कहना है कि हम तो हिट एंड ट्रायल से पॉइंट डी ऑब्टेन कर लिया सच दैट देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। दिस इज कॉल्ड नल पॉइंट, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा ना। गलती से इसे बैलेंस पॉइंट भी कहते हैं, चलो वो भी चलेगा। बैलेंस ऑब्टेन किया हमने, बैलेंस ब्रिज है ना, तो बैलेंस पॉइंट भी है, ये नल पॉइंट है या बैलेंस पॉइंट है। ओके, अब बस क्या है कि बैलेंसिंग लेंथ नाप लेते हैं फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ये पूरा 100 सेंटीमीटर मानते हैं इसको, और ये जो L है बैलेंसिंग लेंथ है फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ये सेंटीमीटर में है। और ये जो राइट हैंड से जो बैलेंसिंग लेंथ है वो 100 माइनस L है सेंटीमीटर में। हाँ, ये तो आप डायग्राम में लिख सकते हैं, ये सेंटीमीटर में है। अब अगर ये बैलेंसिंग लेंथ है तो मुझे पता है कि इसका रेजिस्टेंस, अब ये P हो गया, रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ AD, लेंथ AD is equal to P, and resistance of length DC is equal to Q। ये पूरा P plus Q था, अभी तक तो यही पता था। अब जब D मिल गया तो पता है इसका रेजिस्टेंस P है और उसका रेजिस्टेंस Q है। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L बाई A। अगर यहाँ के वायर की रेजिस्टिविटी और यहाँ के वायर की रेजिस्टिविटी सेम है, और यहाँ के वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया और यहाँ के वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, तो फिर हम बस ये बोलेंगे कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये दोनों सेम है। तो बस P बाई Q इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। P बाई Q इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। ओके, अब क्या है कि इसलिए जरूरी यह है कि एरिया दोनों तरफ का सेम रहे, इसलिए एक प्रिकॉशन आपको लेनी पड़ती है। प्रिकॉशन के नाम से आप लिख दीजिए, प्रिकॉशन
the jockey should not be slided with pressure on the wire. अगर आप जॉकी पे प्रेशर लगा के यहां से यहां तक जब नल पॉइंट ढूंढ रहे हैं मूव करेंगे तो वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो जाएगा कहीं ना कहीं, तब आप ये अज्यूम नहीं कर सकते। तो जॉकी को प्यार से उठाइए, कभी यहां टच करिए, फिर कभी यहां टच करिए। अगर दोनों बार डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है मतलब नल पॉइंट कहीं बीच में आएगा। इधर टच करिए, देखिए डिफ्लेक्शन लेफ्ट आ रहा है कि राइट आ रहा है, फिर इधर टच करिए, अगर डिफ्लेक्शन पलट गया मतलब इनके बीच में कहीं नल पॉइंट आएगा। इस तरह से एक्सपेरिमेंटली नल पॉइंट ऑब्टेन करते हैं, पर प्यार नाल जॉकी को प्यार से इसे टैप करते हैं, कभी यहां टैप किया कभी यहां टैप किया, स्लाइड नहीं करते हैं, घसीट मारा जैसे कि। अब क्योंकि ब्रिज बैलेंस हो चुका है तो P बाय Q जो है वो R बाय S के बराबर है, और P बाय Q की जगह में L अपॉन 100 माइनस L लिख सकता हूं। ये हमारा बस मीटर ब्रिज में एकमात्र यूज होने वाला फॉर्मूला है, पर हम इसे इस तरह भी याद नहीं करते। बड़ा अच्छा रहता है ये बोलने के लिए कि रेजिस्टेंस इन लेफ्ट गैप अपॉन रेजिस्टेंस इन राइट गैप इज इक्वल टू, ये जो बैलेंसिंग लेंथ है, बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम लेफ्ट एंड अपॉन बैलेंसिंग लेंथ या लेंथ फ्रॉम राइट एंड। ये काफी पावरफुल है, दिस इज वेरी पावरफुल, और बस यही याद रहना चाहिए, इसको भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस अपॉन राइट गैप का रेजिस्टेंस इज इक्वल टू लेफ्ट एंड से जो भी लेंथ आ रही है अपॉन जो राइट एंड से जो भी लेंथ आ रही है, बस इतना काफी है। तो इसको तो कोई दिमाग पे जोर नहीं डालना इस फॉर्मूले को याद करने के लिए। this upon this resistance upon this resistance is equal to this length upon this length, that's it। अच्छे न्यूमेरिकल बनेंगे, पर न्यूमेरिकल का बेसिक फॉर्मूला हर बार यही है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं इस एक्सपेरिमेंट में एरर्स जो एक्चुअली होती है, पर ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आजकल बोर्ड वाले तक पूछते नहीं है इसको। एनीवे मुझे तो पढ़ाना है कंप्लीटनेस के लिए, थियोरेटिकली बोर्ड में पूछा तो जा सकता है, और बहुत ही सेफ प्ले करें, आइडियल बात करें तो कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है। था एक जमाना 25 साल पहले जब इसके एरर्स पे क्वेश्चन आए थे। एनीवे तो इसकी एरर्स मैं आपको बता रहा हूं। एक है एंड एरर, उसमें हमारा ये कहना है कि एंड पे ये जो आपने एल शेप्ड स्ट्रिप ली है ना, ये इन स्ट्रिप्स का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल नहीं है, मतलब जो भी है बहुत थोड़ा 0.1 ओम ही सही, 0.01 ओम ही सही, वी आर बीइंग परफेक्शनिस्ट, और हम कहते हैं नहीं आप तो इसको भी इंक्लूड करो। तो फिर हमारा ये कहना है कि यार एक्चुअली ये रेजिस्टेंस आर यहां कनेक्टेड है, तो जो बैलेंसिंग लेंथ आई है वो ये नहीं है, वो यहां से यहां तक है। हम ये जो कॉपर स्ट्रिप है, resistance of copper strip at the ends is not ignored। इसको हम नेग्लिजिबल तो है पर हम फालतू में बोल रहे नहीं, इग्नोर नहीं करना हमें, तो परफेक्ट आंसर चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, इसका जो भी रेजिस्टेंस है वो नाप लेते हैं, और R इक्वल टू रो L बाय A से इसकी अगर जितना इसका रेजिस्टेंस है उतना वायर का होता तो उस वायर की लेंथ क्या होती है वो निकाल लेते हैं। We calculate equivalent length whose resistance is equal to resistance of copper strip and include this length in balancing length। ये जो भी उसका रेजिस्टेंस है, अगर इतना रेजिस्टेंस 0.5 सेंटीमीटर वायर का लिया है, इतना रेजिस्टेंस 0.5 सेंटीमीटर वायर का लिया है, तो आप
बैलेंसिंग लेंथ यदि 40 आई है तो इसे एक्चुअली 40.5 लो, ये हम कह रहे हैं। आप ये लेंथ मत लो, यहां से यहां तक जो पूरा रेजिस्टेंस है वो P है, एक्चुअली सिर्फ ये P नहीं है, ये पूरा P है, बस इतनी सी बात है। So being perfectionist is always an idiotic idea. इसीलिए भी इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा लेते होंगे ताकि इसकी जो इक्विवेलेंट लेंथ आए, जितना इसका रेजिस्टेंस है उतना रेजिस्टेंस वायर की कितनी लेंथ का है, अगर वो हम निकालें तो वो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है। इसलिए भी इस वायर की रेजिस्टिविटी को हाई लिया जाता है। ओके, नाउ इंडेक्स एरर, और इंडेक्स तो मतलब शुरुआत, आपकी कॉपी का इंडेक्स है पहला पन्ना। तो इंडेक्स एरर में क्या होता है, यहां शुरू में ही गलती हो जाती है। जीरो ऑफ द मीटर स्केल, zero of the meter scale does not coincide with beginning of the wire, does not coincide with beginning of the wire। ये तो हमने बात की नहीं। यहां पर इसमें यहां पर एक ऐसा मीटर स्केल रहता है जिसमें ग्रेजुएशंस मिलीमीटर में रहते हैं, ये ऐसा ऐसा मिलीमीटर में ऐसा, ये पूरा एक मीटर स्केल है, क्योंकि लेंथ तो मीटर स्केल से नापेंगे ना। तो यहां जहां वायर का जीरो है और मीटर स्केल का जीरो है, ये कोइंसाइड होने चाहिए। ये जो वायर का जीरो है और जो मीटर स्केल का जीरो है, अगर यहां तुम वायर का जीरो मान रहे हो तो शायद ये फिर भी कोइंसाइड हो रहा है। वायर का जीरो और मीटर स्केल का जीरो, उन दोनों का इंडेक्सिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। तो ऐसा कभी कभी नहीं होता है, हालांकि दैट एरर इज ऑल्सो हार्डली एनीथिंग, में 1 मिलीमीटर से भी कम ही होगी वो, बट नहीं चाहिए एरर लो। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, इसको एलिमिनेट करने का तरीका यह है कि R एंड S आर इंटरचेंज, R और S को इंटरचेंज कर दिया जाता है। और अगली बारी जो बैलेंसिंग लेंथ है, अब S अगर यहां है और R यहां है तो बैलेंसिंग लेंथ नापते भी यहां से, एंड बैलेंसिंग लेंथ is also measured from other end, मतलब रिस्पेक्टिव एंड। R की बैलेंसिंग लेंथ यदि ये पहले 40 आ रही थी, बाद में मैंने अगर यहाँ S लगा दिया है और यहाँ R लगा दिया है और अब यहाँ से 41 आ रही है, तो R की जो बैलेंसिंग लेंथ है वो 40 + 41/2 लेते हैं। एवरेज ऑफ द टू रीडिंग्स, average of the true readings is equal to true balancing length। ये है बस। एक बैलेंसिंग लेंथ थोड़ी में भी अगर यहां से कम आएगी तो वहां से ज्यादा आ जाएगी, अगर एक्स्ट्रा वायर वहां है थोड़ा सा रख गया है, एक जितनी कम आएगी दूसरी उतनी ज्यादा आएगी, आप ऐड कर देंगे तो एवरेज लेंगे तो ट्रू बैलेंसिंग लेंथ आ जाएगी। इसमें एक एरर और है और वो हम बोलते हैं एरर ड्यू टू थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आजकल हमारे सिलेबस में है नहीं, पहले किसी साल इसका क्वेश्चन आया भी है 2010 में, पर ये अब सिलेबस में नहीं है। सीबेक इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट, थॉमसन इफेक्ट, ये सब कुछ थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो इसकी एरर एलिमिनेट करने के लिए क्या करो, रिवर्स द बैटरी टर्मिनल्स, बैटरी टर्मिनल्स ले लो, बदल दो। आर और एस को तो मत बदलो, बैटरी टर्मिनल्स ले लो और पलट दो, मतलब रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द वायर। बस इसमें भी क्या होता है कि वायर के अंदर भी कहीं थोड़ा सा ईएमएफ जनरेट हो जाता है, उल्टी डायरेक्शन में जनरेट होगा, और फिर से वही करो। अब आप वैसे भी आप बहुत सारी रीडिंग्स लेने के बाद एवरेज तो लेते ही हैं, तो जो वेरियस रीडिंग्स आएंगी उनकी एवरेज लीजिएगा, बस हो गया। फिर आप ये भी करते हैं कि एस आर को तो आप एस को तो आप चेंज नहीं करते, ये तो आपको निकालना है और फिक्स है, इसको आप बार बार चेंज करके एस की कई कैलकुलेशंस करते हैं और एस की जो वेरियस रीडिंग्स आ रही हैं उनका भी एवरेज ले लेते हैं और फिर आपको करीब करीब अप्रोक्सीमेटली या एग्जैक्टली एस की सही अननोन वैल्यू प्राप्त हो जाती है। ओके, ये एक न्यूमेरिकल है मीटर ब्रिज में।
इनिशियल ये कंडीशंस दी हैं कि पहले ये 5 ओम है और ये R ओम है, बैटरी और एक की वी सब दिखाया गया है। डायग्राम थोड़ा जैसे हमने बनाया उससे डिफरेंट बना के देते हैं वो लोग, ताकि रेडिली आप रिकॉग्नाइज ही न कर सकें। कहता है रेजिस्टेंस R इज शंटेड विद इक्वल रेजिस्टेंस, शंट मतलब पैरेलल में जोड़ना, शंटेड विद इक्वल रेजिस्टेंस। पुरानी बैलेंसिंग लेंथ ये है, जब ये 5 ओम है और ये R ओम है तो ये बैलेंसिंग लेंथ है। जब ये R/2 हो गया है तो ये बैलेंसिंग लेंथ 1.6 L1 हो गई है। अब कहता है R की वैल्यू निकाल के बताओ। देखिए इसने ये कहा है कि पहले ये 5 है और ये R है और ये L1 है और 100 माइनस L1 है, तो पहली इक्वेशन ये हो गई। फिर इसको शंट कर दिया एक और R से, तो ये R/2 हो गया, तो 5 अपॉन R/2 इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा 1.6 L1 अपॉन 100 माइनस 1.6 L1। तो अब या तो मैंने मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फिर R और L1 दोनों वेरिएबल बच जाएंगे। L1 वेरिएबल इतनी आसानी से खत्म तो नहीं हो रहा, इन्हें डिवाइड ही कर देता हूं ताकि कम से कम R एलिमिनेट हो जाए। तो पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, 1/2 डिवाइडेड बाय 3/4, तो ये 1/2 इंटू 4/3 हो गया। ठीक है, ये R कैंसिल हो गया, 5 कैंसिल हो गया, 1/2, और ये रिजल्ट यहाँ आ गया। अब इस 2 को मैंने यहाँ सीधे खत्म ही कर दिया। अगर ये सॉल्व हो सकते हैं तो इसी स्टेप में कर देने चाहिए। ये 1.6 है, ये 1.6 है, ओके। मैंने इन दोनों को यही सॉल्व कर दिया, इसको 0.8 बना दिया। अब ये हो गया 80 माइनस 0.8 L1 और ये हो गया 100 माइनस 1.6 L1। L1 आया 25 सेंटीमीटर। अब वापस L1 निकाल दिया तो फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं, पुट इन 1, और इस तरह से R की वैल्यू आ गई 15 ओम। तो है तो बड़ा सीधा कॉन्सेप्ट, पर थोड़ी कैलकुलेशंस की वजह से सवाल इसके लेंथी बन सकते हैं। इस क्वेश्चन में ऑफ कोर्स वो L1 भी मांग सकता था, अगर ऑप्शन सारे सेंटीमीटर में है मतलब कोई ना कोई लेंथ मांगी है। ऑप्शन सारे ओम्स में है मतलब ऑफ कोर्स सिर्फ R ही मांगा है। यूजुअली R ही तो अननोन है मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A meter bridge is used to determine the resistance of an unknown wire. जो वायर है बस केवल उसी का रेजिस्टेंस हमें नहीं पता है, पर उस समय बैलेंसिंग लेंथ जो भी हमारा सेटअप है उसमें बैलेंसिंग लेंथ पहले आ रही है L। अब उसी वायर को रिप्लेस कर दिया है बाय अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल बट विद डबल द लेंथ एंड हाफ द थिकनेस। थिकनेस जरा ध्यान देने लायक चीज है कि व्हाट डू दे एग्जैक्टली मीन बाय थिकनेस। द न्यू बैलेंसिंग लेंथ इज, थिकनेस पे जरा समझना होगा कि उससे वो मैथमेटिकली उस बात को किस तरह इनकॉर्पोरेट करना है। थिकनेस का मतलब जरूर डायमीटर से है, डायमीटर डबल। कभी कभी वो बोलेगा एरिया डबल है, कभी बोलेगा थिकनेस डबल है। तो थिकनेस डबल है मतलब डायमीटर डबल है। देखिए हम लोग ये कैलकुलेशंस देख लेते हैं। पहले तो ये देख लेते हैं कि जो नया वायर है उसका रेजिस्टेंस क्या है। ये रेजिस्टेंस R है और ये रेजिस्टेंस S है। वो एक्चुअली S को चेंज कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है कभी वो बोलते हैं कि मीटर ब्रिज का जो वायर है वो चेंज कर दिया है, वो चेंज नहीं किया है। वो तो उसकी रेजिस्टिविटी वगैरह चेंज करते हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता। इसकी तो सिर्फ लेंथ से मतलब होता है, इसके रो और ए तो कैंसिल ही होते हैं। यदि वो इसका रो चेंज करे या इसका ए चेंज करे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर उसने इसको चेंज किया है। जो रेजिस्टेंस, इसी को हम एस कह लेते हैं। चलिए एस पहले ये है और अब एस डैश है। ये ऐसे रो एल बाई ए। अब रेजिस्टिविटी तो सेम ही है नए वायर की। इसने बोला है अननोन वायर है, ये अननोन रेजिस्टेंस जो है ना एस, इसी को चेंज किया। यदि वायर के बारे में इसमें कुछ चेंज करता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो इसकी सिर्फ लेंथ से ही मतलब होता है। अब इसकी लेंथ हो गई डबल और थिकनेस हो गई आधी, तो रेडियस हो गया आधा। रो एल बाई ए में एस डैश बाय एस आ गया 8 ओम्स। तो नया रेजिस्टेंस हो गया 8 ओम्स। अब अगर इसका 8 टाइम्स, सॉरी, अगर इसका रेजिस्टेंस ही 8 टाइम्स हो गया है तो इसके लिए जो भी बैलेंसिंग लेंथ आती है वो भी 8 टाइम्स हो जाएगी। बैलेंसिंग लेंथ जो है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो बैलेंसिंग लेंथ बढ़ेगी। 8L इसका आंसर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। तो द मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट में पहले नल पॉइंट 20 पे मिल रहा है फ्रॉम वन एंड ऑफ अ वायर। जब x इज बैलेंस्ड अगेंस्ट y और x जो है वो y से कम है
फिर कहता है व्हाट इज द न्यू बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम सेम एंड। अगर ये नहीं भी बोले कि फ्रॉम व्हाट एंड, तो हम हमेशा मानते हैं कि जहां से पहले दी गई है वहीं से अभी भी मांग रहे हैं। ये ऑब्वियसली हर बार ये इंप्लाइड होता है कि फ्रॉम द सेम एंड, ऐसा नहीं है कि हमेशा फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अगर पहले एक बैलेंसिंग लेंथ मेंशन कर चुके हैं तो वो जहां से भी बोली है अब नई बैलेंसिंग लेंथ की भी वो हमेशा बात वहीं से कर रहे हैं। If one decides to balance the resistance of 4x against y, हमने y को तो y रहने दिया है पर x को 4x कर दिया है। तो पहले इन्होंने फर्स्ट कंडीशन में दिया है कि एक x और एक y है और बैलेंसिंग लेंथ जो है वो एक तरफ से 20 है तो दूसरी तरफ से 80 है, तो x by y 1/4 आ गया, इससे y और x में एक रिलेशन आ गया। अब नई कंडीशन में उसने y को तो y रखा है पर x वाले को 4x कर दिया है, ये x by y ना होके 4x by y हो गया। दिस इज l dash upon 100 minus l dash। अब एक्चुअली दोनों बराबर हो गए, y भी 4x है और अगर दोनों बराबर बराबर होते हैं तो फिर तो बैलेंसिंग भी दोनों तरफ से बैलेंसिंग लेंथ भी बराबर बराबर आती है। अगर दोनों रेजिस्टेंस बराबर हैं तो फिर बैलेंस मिड पॉइंट पे आता है। तो न्यू बैलेंसिंग लेंथ इज 50 सेंटीमीटर। ओके नेक्स्ट, two resistances are connected in two gaps of a meter bridge and the balance point is 20 centimeter from the zero end। हम लेफ्ट हैंड बोलते थे, अभी हमने जीरो हैंड बोल दिया। A resistance of 15 ohm is now connected in series with smaller of the two। The null point shifts to 40 centimeter, value of the smaller resistances। जहां से बैलेंसिंग लेंथ पहले कम आ रही है वहीं पहले कम रेजिस्टेंस है और उसी की इनिशियल वैल्यू बतानी है आपको। ये जो रेजिस्टेंस है जहां से बैलेंसिंग लेंथ कम है वहां से उस एंड से जो रेजिस्टेंस है वो कम है। एक बैलेंसिंग लेंथ शुरू में 20 है और एक 80 है, तो 20 के सामने वाला रेजिस्टेंस कम होगा, 80 के सामने वाला रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो ये पहले स्मॉलर है। स्मॉलर कौन सा है ये क्लियरली नहीं बताया था, तो जहां से बैलेंसिंग लेंथ कम है शुरू में वही स्मॉलर है और ये नई कंडीशन है कि स्मॉलर के सीरीज में 15 जोड़ दिया। बस अब आप इन्हें सॉल्व कर दीजिए। R is equal to 9। So the two wires of same material, इनके diameters 2:1 है और length 4:1 के रेशियो में है। ये लेफ्ट और राइट गैप्स में है। The position the null point from the left hand। तो जो मुझे बेसिकली R by X का रेशियो चाहिए और ये तो मटेरियल तो सेम है, तो L1 by L2 इंटू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर हुआ और लेंथ का रेशियो है 4:1 और जो R1 है डायमीटर इन रेशियो की अगर बात कर रहा है तो क्या डायमीटर का जो रेशियो है वही रेडियस का भी रेशियो है, तो ये 2 स्क्वायर और इधर 1 स्क्वायर आ जाएगा। तो बेसिकली इनके जो रेजिस्टेंसेज हैं लेफ्ट गैप में और राइट गैप में जो रेजिस्टेंसेज हैं उनका रेशियो है 1:1। बस तो फिर तो बैलेंसिंग लेंथ भी दोनों तरफ से बराबर आएगी, तो 50 सेंटीमीटर। वो पूछता कि रेशियो ऑफ बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम द टू एंड्स, तो आंसर आता 1 और वो बैलेंसिंग लेंथ पूछ रहा है तो आंसर है 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, the two diametrically opposite points of a metal ring are connected by two wires in the left gap of a slide wire bridge। अब वो लेफ्ट गैप और राइट गैप की बात कर रहा है ना, तो स्लाइड वायर के नाम से हम इसे नहीं भी जानते तो भी शायद लग रहा है ये ब्रिज ही है, वही मीटर ब्रिज ही है और वो बैलेंसिंग लेंथ भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर में दी है, तो सब वही केस है। ये इसने केवल आपको ये कहा है कि ये जो रेजिस्टेंस होता है ये प्रोबेबली ऐसा है या ऐसे जोड़ा ऐसे, ये R है, ये S है और ये बैलेंसिंग लेंथ है, ये 40 है और ये 60 है। अगर ये 40 है तो ये 100 माइनस 40 है ही। हम समझते हैं कि पूरे रिंग का इस पूरे का रेजिस्टेंस अगर वायर का R होता तो एक्चुअली R/4 होता। इसको मैं कुछ और नाम दे देता हूं क्योंकि R हम इससे कहते हैं
मैं पूरे वायर का रेजिस्टेंस में बोलता हूं, इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस था x। तो अब इस समय इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया है x/2 और x/2 पैरेलल में, तो x/4 अपॉन s इज इक्वल टू 40 अपॉन 60। x/4 अपॉन s, और दूसरे गैप में रेजिस्टेंस राइट गैप में 15 है, दिस इज इक्वल टू 2/3। ये सेंटीमीटर में ही रहने दीजिए दोनों को। तो x/4 इज इक्वल टू 15 इंटू 2/3, ये 5 से कट गया, 5 2 10, x आ गया 40 ओम्स। पूरे वायर का रेजिस्टेंस मांगा था इसने, पूरे वायर का रेजिस्टेंस। अगर इस एक रिंग में, एक वायर में, इसमें ऐसे अगर डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स लेते हैं हम, तो यहाँ रेजिस्टेंस, अगर इस पूरे का रेजिस्टेंस, इसकी लेंथ आधी आधी हो जाती है, क्योंकि इस पूरे का रेजिस्टेंस x था जब ये खुला हुआ ऐसा वायर था, जब ये ऐसा वायर था तो इसका रेजिस्टेंस x था। इससे मिला के सर्किल बना दिया, और अगर ये यहाँ जोड़ दिया तो इस पार्ट, यहाँ से करंट यहाँ आएगा, ये दो पैरेलल पाथ है करंट के, तो इस रास्ते में x/2 है और इस रास्ते में x/2 है, और ये x/2 के दो पैरेलल में है। जैसे कि ये बंडल्ड कंडक्टर में होते थे, एक वायर को जैसे दो पार्ट्स में तोड़ा और इन दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया। Okay, next. Two coils are connected in series in one gap of a Wheatstone bridge. अब इसने इसे मीटर ब्रिज कहा नहीं है, पर एक गैप की बात कर रहा है। कॉन्फ़िगरेशन से कई बार हमें ही पहचानना पड़ता है। फिर नल पॉइंट की भी बात कर रहा है, इज ऑब्टेन्ड एट मिड पॉइंट ऑफ मीटर वायर। अब उसने मीटर वायर की बात कर ली, तो क्लियर हो गया कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो मीटर ब्रिज है। नाम में ऐसे थोड़ा बहुत कहीं तक करता है ये। राइट गैप में 50 ओम है, और उसमें नल पॉइंट मिड पॉइंट पे आ रहा है वायर के। The two coils are then connected in parallel. वो जो लेफ्ट गैप में जो दो कॉइल्स थी ना, उनको पैरेलल में जोड़ दिया था। और अब रेजिस्टेंस जो राइट गैप का है वो हमें 38 ओम से चेंज करना पड़ा, ताकि नल पॉइंट अभी भी अनचेंज रहे। रेजिस्टेंस और टू कॉइल्स निकालना है। नल पॉइंट जब भी मिड पॉइंट पे आ रहा है, मतलब लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस और राइट गैप का रेजिस्टेंस बराबर है। अगर मिड पॉइंट पे आ रहा है, अगर लेफ्ट से बैलेंसिंग लेंथ 50 है, तो राइट से भी बैलेंसिंग लेंथ 50 है। और ऐसा केवल तब होता है जब लेफ्ट गैप का टोटल रेजिस्टेंस और राइट गैप का टोटल रेजिस्टेंस बराबर होता है। तो देखिए, जब दोनों, अगर बैलेंस पॉइंट 50 सेंटीमीटर पे आ रहा है, मिडिल पे आ रहा है, नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट मिड पॉइंट, तो लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस जो भी है और राइट गैप का जो रेजिस्टेंस है वो बराबर है। ठीक है, लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस शुरू में R1 प्लस R2 है, बाद में आपने इन दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया है। पैरेलल में लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस कम हो गया होगा, तो राइट का भी आपको कम करना पड़ेगा। उसने कहा हमें 38 ओम से चेंज करना है, बढ़ाना है कि घटाना है, कि ये नहीं दिया है, तो ये कम हो गया है, तो आपको इसे भी कम करना पड़ेगा। तो अब नया रेजिस्टेंस राइट गैप में 12 हो गया। इससे मैंने R1 R2 निकाला, हो जाएगा 12 इंटू R1 प्लस R2, ये 12 इंटू 50 हो गया, 600 हो गया। अब मैं 4R1 R2 निकाल लेता हूँ, 600 इंटू 4 2400। आपको जब R1 प्लस R2 पता हो, तो अब हमारी कोशिश यही है R1 माइनस R2 निकालने की। R1 माइनस R2 का जो स्क्वायर है वो इस तरह से ये आ रहा है, तो जो R1 माइनस R2 है वो 10 आएगा। R1 माइनस R2 10 आएगा। मैं दोनों इक्वेशनों को ऐड कर देता हूँ, तो R1 प्लस R1 2R1 इज इक्वल टू 50 प्लस 10 60। तो R1 आ गया इस तरह से 30, और R1 अगर 30 आ गया तो दूसरा आ गया 20। तो आंसर है 30 ओम एंड 20 ओम। दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए अब हम पढ़ रहे हैं आगे पोटेंशियोमीटर।